चलिए, तो ये जो यूनिट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम पीएमएलए एक्ट बोलते हैं। और ये एक्ट जो है, अगर मैं बात करूं तो आपने काफी कुछ एएफबी में जो हम लोग का मॉड्यूल डी था उसमें से कवर होता है। और यहाँ हम इसको लीगल पॉइंट, वहां हम ऑपरेशनल पॉइंट से पढ़े थे, यहाँ हम लीगल पॉइंट से पढ़े। तो ये चीजें इसमें कवर की गई हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट के बारे में। और अगर हम बात करें तो इस एक्ट का जो मेन पर्पस था, तो वो पर्पस क्या था? वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी derived फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है वो, या जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग से रोकना या ऐसे उसमें इन्वॉल्व ना होने देना, उसका ये पर्पस था। ठीक है। बैंकिंग मशीनरी हैज बीन यूज द पर्सन्स इंडल्जिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब बैंकिंग मशीनरी में जो ये लोग हैं वो बैंकिंग मशीनरी को यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ बैंकिंग मशीनरी, अ सेपरेट चैप्टर, चैप्टर 4, डीलिंग विद द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द एक्ट। मीन्स एक चैप्टर स्पेशल ऐड किया गया इस एक्ट में, जिसमें उनको ये पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग और इंटरमीडियरी जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो उन पर कैसे कंट्रोल करें, उसका मिसयूज कैसे रखें, ये चैप्टर जोड़ा गया। ठीक है। और कंसल्टेशन करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ और रूल्स बनाए। ठीक है। पीएमएलए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। तो उसमें क्या, प्रिवेंशन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, तीन चीजों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है। अब एक बात और है, इस एक्ट के बारे में बहुत खूबी है। क्या खूबी है? ये एक्ट तो बना हमारा 2002 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ 2005 से। और जब 5 से इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले इसमें ये कुछ रूल्स आए 2004 में। तो इम्प्लीमेंट हुआ 2005 से। ठीक है। और इसमें फिर अमेंडमेंट हुआ। तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये अमेंडमेंट है। तो उसने कहा एनलार्ज द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बाय इंक्लूडिंग एक्टिविटीज सच एज कंसीलमेंट एक्विजिशन। मीन्स आपने प्रॉपर्टी जोड़ ली और छुपा ली, पोजीशन कर ली, छुपा ली। एंड यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज क्रिमिनल एक्टिविटी, जो आपके पास कुछ पैसा आया, प्रोसीड्स आई, उनको आपने क्राइम में यूज किया, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटी हो। विद द इनेक्टमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एमएलए मतलब पीएमएलए एंड amendment of section 13 of the act which provide the power of director to impose fine। तो पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला? इफ द डायरेक्टर in the course of any inquiry finds that reporting entity or its designated director on board or any of its employee has failed to comply, means अगर वो इस चीज को कंप्लाई नहीं करता, फेल्ड हो जाता उस कंप्लाई करने में, with the obligation under the chapter, with then without prejudice to any other action that may be taken under any other provision of this act, ही में मीन्स किसी भी इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन से विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन, वो क्या करेगा? ये काम करेगा। वो और एक्शंस की बात नहीं कर रहा, वो सबसे पहला काम क्या करेगा? इश्यू अ वार्निंग इन राइटिंग, डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन बोर्ड और एनी ऑफ द, ये बार बार यूज होगा। ठीक है। 3 वर्ड बार बार यूज होंगे। ठीक है। क्या है? टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे बोला टू सेंड रिपोर्ट एट सच इंटरवल एज मे बी, में उसने कहा भैया अब ये हर 30 दिन में आप रिपोर्ट भेजेंगे। और बाई एन ऑर्डर लेवी ए फाइन, फाइन लगा सकता है। ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटिटी जो फिगर दे रही है उसमें गलती या कुछ वैसी बात निकली, और
its designated director on board, और वो बार बार आएगा, which shall not be less than 10,000 rupees, means equal to और greater क्या होगी, 10,000 होगी, बट में एक्सटेंड टू 1 लाख, और यहां से लेकर के 1 लाख तक होगी। तो ये पेनल्टी है, जो डायरेक्टर है अगर इंक्वायरी में ये पाता है तो वो क्या करेगा, इतने पेनल्टी दे सकता है। और इन व्यू द अबव अमेंडमेंट, ऑथराइज पर्सन हु आर इंडियन एजेंट, मींस ऐसे ऑथराइज पर्सन जो कि हमारे फॉरेक्स में जो हमने फेमा में पढ़ा था, हु आर इंडियन एजेंट अंडर MTSS में नॉमिनेट ए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स, जिसको हम बोलेंगे डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। और कंप्लाइंस करने के लिए जो डायरेक्टर हम ऊपर बोल रहे हैं, तो डायरेक्टर का मतलब वो डायरेक्टर जिसको इस एक्ट में डेजिग्नेट किया हुआ है ये काम करने के लिए कि भाई आप क्या करेंगे, कंप्लाइंस करेंगे, ठीक है। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये किसी के घर से आर्ट हो रही है, हालांकि मैं डिसेबल कर देता हूं इसको। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज होती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वैसे अगर मैं ऐसे बात करूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि गवर्नमेंट को बिना बताए हो और उसमें टैक्स का इवेजन हो, टैक्स की बचत, टैक्स की चोरी हो, बचत नहीं चोरी हो। देयर इज नो डेफिनेशन, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन द एक्ट। हाउएवर सेक्शन 3 में बोला गया है, क्या बोला, whosoever जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज knowingly assists of or knowingly a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के जो प्रोसीड्स को से रिलेटेड जो क्राइम है उसमें क्या है, कंसीलमेंट करना, पजेशन करना, एक्विजिशन करना, यूज करना और प्रोजेक्ट करना, क्लेम करना, claiming it as untainted property shall be guilty of offense। मीन्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी क्लेम करना कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई भी गलती नहीं है इस प्रॉपर्टी में, ऐसा कुछ भी करना, वो सारे जो काम कर रहा है, नोइंगली कर रहा है, अननोइंगली कर रहा है, किसी को असिस्ट कर रहा है, खुद पजेस कर रहा है, कोई भी ऐसी कनेक्टेड एक्टिविटी से कनेक्टेड है, उन सबको कवर किया गया है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग। ये सारा काम मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, ठीक है। एक्वायर करना, छुपाना, हेल्प करना, नो करना, कंसीलमेंट करना, सारा काम मनी लॉन्ड्रिंग में। पनिशमेंट फॉर, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो क्या बोलता है, उसको बोलते हैं विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर। तो यहां पर आएगा नॉट लेस देन 3 का मतलब 3 to 7 ईयर, ऐसे बोलेंगे अब, मीन्स इक्वल और ग्रेटर, इक्वल या ग्रेटर। तो उसने बोला नॉट लेस देन का मतलब इक्वल और ग्रेटर 7, और उसमें बोला ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सीड टू 5 लाख, तो अप टू 5 लाख, ठीक है। इफ द ऑफेंस रिलेट्स टू ऑफेंस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस द मैक्सिमम पनिशमेंट कुड एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर। कि मीन्स अगर वो इसके साथ साथ जो इसका ऑफेंस है, इसका मनी लॉन्ड्रिंग का, वो किसी ड्रग ट्रेड से रिलेटेड है, जो जो मना किया हुआ, बैंड, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो भी नशीले पदार्थ जिनको डेफिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके साथ ये केस होता है तो यहां पर इस 7 ईयर को क्या कर दिया जाएगा, 10 ईयर। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या उनके ऑब्लिगेशन है, क्या उनको करना है, तो उसने बोला कि रिक्वायर्ड टू, क्या करेगी, मेंटेन करेगी रिक्वायर्ड सभी ट्रांजेक्शन का, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर क्लॉज बी इन सच मैनर एज टू एनेबल टू द रिकंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कोई और ट्रांजेक्शन रिकंस्ट्रक्ट होता है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, उनका मेंटेन करेगी। मीन्स उसने क्या करा,
ब्लैक मनी था, किसी गरीब आदमी को दिया, गरीब आदमी ने वहां बैंक में जमा कर दिया, फिर बैंक में जमा करके उसने उसके नाम चेक काट दिया तो उसका नंबर 1 में आ गया। फर्निश टू द डायरेक्टर विद इन सच टाइम एज मे प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सच। ऊपर वाले कोई भी ट्रांजेक्शन है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को फर्निश करना है, वेदर अटेम्प्टेड, और अगर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटिव मतलब ऐसा कोई भी प्रयास किया गया जिसमें कोई किसी के नाम ब्लैक मनी जमा करा रहा है या करा दिया, दोनों। द नेचर एंड वैल्यू ऑफ विच मे बी प्रेसिडेंट, जैसा कि एक्ट में बोला हुआ है कि इस तरह का कोई भी काम, इस तरह की कोई भी वैल्यू को आपको बताना है। वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स इन सच ए मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर इफ एनी ऑफ सच ऑफ हिज क्लाइंट्स एज मे, मीन्स वो बंदा किसको भेज रहा है पैसा उसको भी आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ ये ठीक जगह भेज रहा है। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स evidencing identity of his its clients and beneficial owner as well as account files and business correspondence relating to, उससे संबंधित कोई भी अकाउंटिंग की फाइल या बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो भी हुई उसको भी मेंटेन करना। तो बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड को प्रोवाइड कराना, वेरीफाई करना और अपने बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ऑब्लिगेशन है, बैंक के लिए ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑब्लिगेशन। द रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ। तो यहाँ पर एक कल भी एक दूसर की क्लास में क्वेश्चन था, अगर आपने देखा हो, किसी ने देखा था, ऐसा कोई क्वेश्चन था, याद करो, रिमेम्बर करो, मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना सीरियसली पढ़ाए थे। सर देखा था। क्या क्वेश्चन था बताओ। 22 जुलाई 2000 एक हाँ, अकाउंट था ना। और 22 जुलाई 2016 को उसने बंद कर दिया। हाँ, तो उसमें ये था कि रिकॉर्ड जो 5 year रखा जाएगा वो रिकॉर्ड क्रिएशन से रखा जाएगा या जब आपकी उससे रिलेशन खत्म हो जाए उससे। क्लोजर। हाँ, तो अगर आपसे उससे कोई रिलेशन खत्म हो जाती है उसके बाद भी 5 साल तक रखना है उसका उससे रिलेटेड रिकॉर्ड, ठीक है। वो कंफ्यूजन सर 21 और 22 तारीख का हो रहा था उस समय। 21 हाँ, तो जुलाई आएगा या 22 हाँ, जुलाई? एक दिन पहले का वो मतलब क्योंकि जो सर जैसे देखो 22 जुलाई वो था तो तो है, सर बोले 21 वो तो होगा। है फॉर 5 years, 5 साल पूरा रखना है। जैसे अगर मैं कहूँ 21 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुआ तो इसको 20 जुलाई तक रखना है, तो ये पूरा 5 साल हो जाएगा इसको। बस यही कंफ्यूजन था। अगले 21 तारीख को वो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, ठीक है। बिटवीन द क्लाइंट एंड बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल, मतलब जो भी इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू कॉल, ये तो ऊपर भी बात आ गई थी, call the records and make such inquiry or cause an inquiry to be made if he finds that the banking company, financial institution or intermediary has not complied with the requirement, और कुछ भी चीज अगर वो कंप्लाई नहीं कर रही है जैसा कि कहा गया है तो मे इम्पोज ए फाइन ऑफ द बैंकिंग कंपनी विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज बट में वन, जो भी हमने पूरा पढ़ा था, नॉट बोला हुआ नॉट लेस देन, यानी कि ग्रेटर इक्वल टू से लेकर के 10K से लेके 1 लाख तक होगा, ठीक है। और इसमें सजा हमने पढ़ी ली थी, सजा क्या थी बोलो। 3 to 7 7 साल 3 to 7 थी, लेकिन अगर नारकोटिक से रिलेटेड है तो 10 साल। सर ये क्या था? सर ये 5 लाख होगा ना सर, 1 लाख नहीं ना। ऊपर 5 लाख था। हाँ 5 लाख था। 10,000 से 1 लाख तक के था, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में 5 लाख दिया था, कुछ ऐसा था। नहीं, वो तो 10 ही था। इसमें थोड़ा सा मैं अगर अभी देखते हैं हम इसको आगे, हो सकता है कि ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ना, इसकी पावर यहाँ बोला हुआ है बैंकिंग रिकॉर्ड के लिए, द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू कॉल द रिकॉर्ड एंड मेक सच इंक्वायरी इफ यू फाइंड द बैंकिंग कंपनी, मीन्स डायरेक्टर के लिए ये पावर हो, और ये पावर किसके लिए हो, कमिट ऑफेंस शैल बी पनिशेबल विद द रिग्रेस इम्प्रूव टर्म ऑफ। अच्छा ठीक है, ये जो ये पावर दे रखी है, ये दे रखी है कोर्ट की,
क्योंकि जो ये इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट कौन नहीं कर सकता? डायरेक्टर। डायरेक्टर तो इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो ये जहाँ पे जो फाइन ट्यून डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो एक डायरेक्टर की पावर है और ये है एक एक्ट की पावर। और एक्ट की पावर में जब इसमें केस चलेगा आपके ऊपर तो उसके दौरान की बात है, ठीक है। और इधर जो है डायरेक्टर का जो फाइन है वो फाइनेंशियल फाइन तो हो सकता है, डायरेक्टर जेल का वो नहीं दे सकता, ठीक है। सर वो रूल्स पे 5 लाख किसका था, एक बार क्लियर कर दीजिए। 5 लाख जो वो फाइन है। 5 लाख वाला फाइन जो है वो है कोर्ट का, मतलब जब उसके ऊपर केस चलेगा। लेकिन ये जो है डायरेक्टर की पावर है, नहीं, मैं ये जो पावर है। कस्टमर के ऊपर आ रहा ना, जिसने किया है वो ऑफेंस। नहीं नहीं नहीं, कस्टमर के ऊपर कोई नहीं आ रहा है। कस्टमर के ऊपर जो है ये हो सकता है जो ऊपर वाला है। और वैसे भी अगर एक बात करें, कस्टमर के पास तो ऊपर अलग से लगेगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसमें ये जो नीचे वाला आ रहा है ये आ रहा है अगर बैंक इन्वॉल्व होता है तो। और ये बैंक के लिए है। ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना हमें, ये किसके लिए है? सर अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो 3 to 7 years and 5 lakh फाइन, राइट ना? नॉर्मल अगर वो पूछा जाए डिपेंड करेगा किसके लिए पूछा गया है। ये तो सिंपल हम एक किसके बार लिए सर पढ़ रहे हैं, दोनों का ये सेपरेट किसके लिए करके पढ़ रहे हैं? बताइए ना, कंफ्यूजन हो गया। हाँ ये बताना। अच्छा थोड़ा ये मिक्स है हो रहा है। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज के लिए। इसका अमाउंट क्या है सर? 10 लाख। इसका हमारे 10,000 से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख। ठीक है। और यहाँ पर देखो एक बात और है, एक्ट ऑल्सो स्पेशली प्रोवाइड द बैंकिंग कंपनीज and their officers shall not be liable to any civil proceedings against the term them the furnishing information। तो उसमें बोला कि इसके लिए अलग से कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। मींस इसको एक्ट को ही एक पावर दे दी है, एक्ट जो डिसीजन लेगा वही माना जाएगा। द एक्ट ऑल्सो स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट बैंकिंग कंपनीज एंड देयर ऑफिसर shall not be liable to any civil proceeding against them for furnishing information। मीन्स गलत सूचना देने पर जो है ये जो एक्ट में प्रोविजन किया हुआ वो करेगा, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे, सिविल कोर्ट में नहीं चला। इसका एक स्पेशल आपने सुना होगा कि ईडी का अपना एक कोर्ट होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का अपना एक कोर्ट होता है, जैसे कि हमारा डीआरटी का होता है, ठीक है। उसको स्पेशल पावर्स दी गई है। सिविल प्रोसीडिंग्स यानी सिविल कोर्ट में ये चीज नहीं चलती, क्योंकि उसके लिए अलग से एक्ट बना रही है, वो देखेगा इसको। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई द फ्री ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड of nature and value of transaction, the procedure and manner of maintaining time and furnishing information and verification and maintenance record of identity of the clients of the banking company, financial institution and intermediary rule। इसमें बनाया यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के कंसल्टेशन से फ्री ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ द नेचर, कुछ चीजों के नेचर और वॉल्यूम के वैल्यू के हिसाब से कुछ चीजों के रिकॉर्ड को वो मेंटेन करने के लिए फ्री कर सकती है। द प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग द टाइम फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन एंड मेंटेन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मीन्स इसमें ये बोला हुआ है कि कुछ चीजों के लिए वो क्या कर सकती है, फ्री कर सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटा अमाउंट है तो उसने फ्री कर दिया, कुछ चीजों पे उसने लिबरल रही है। रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है? तो यहाँ पर वो बात आती है जो आप लोग रिपोर्ट भी भेजते हो, तो उसने बोला वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख जो कैश में है, और एक सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन जिसका टोटल बिलो 10 लाख है, लेकिन उसका टोटल जो है एक महीने में उतना हो जाता है। तो यहाँ बोला टू ईच अदर विच हैव बीन वैल्यूड बिलो ₹10 lakh और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी where such series of transaction have takes place within a month। तो वो 10 लाख से छोटी तो है, लेकिन एक महीने में वो 10 लाख हो जाती है। ऊपर तो बोला मोर देन 10 के डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, नीचे उसने बोला सीरीज में 10 लाख हो जाते हैं, आज किया, 2 दिन बाद किया, 10 दिन बाद किया।
all transaction involving receipts by non-profit organization of value more than rupees 10 lakh or its equivalent। तो जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ अगर 10 लाख और उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन को ले रहे हैं तो वो भी मतलब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऑल कैश ट्रांजेक्शन विद फोर्स्ड एंड काउंटरफिट करेंसी के भी जो केस हैं, और बैंक नोट हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन और वेयर एनी फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी ए डॉक्यूमेंट हैज बीन टेकन फैसिलिटेटिंग थ्रू द ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर उसने कई तरह की कैटेगरी करी, नोट्स की कैटेगरी करी उसने, ठीक है। बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन, मतलब ऐसे नोट्स जो जेन्युइन की तरह यूज कर लिए गए, जहां पर कोई फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी की है, ठीक है, जहां पर डॉक्यूमेंट टेकन फैसिलिटेटिंग, जिन डॉक्यूमेंट का यूज किया गया इन चीजों को करने के लिए, तो वो भी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वेदर और नॉट मेड इन कैश, वो किसी भी तरीका हो, जिसको आप एसटीआर बोलते हैं, एक तो सीटीआर होती है, एक एसटीआर होती है। डिपॉजिट एंड क्रेडिट withdrawals into a form of account in whatsoever name they are referred to in any currency maintained by the way of, चाहे वो, अब ये जो पॉइंट आ रहा है इसका 1 का ए, 1 के ये ABCD है, 1 के ABCD, ऐसे ही सेकंड है, ऐसे ही थर्ड पॉइंट है। तो 1 के ABCD में क्या बोला हुआ, कौन से रिकॉर्ड, इनका चेक इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स और पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स और क्रेडिट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स और डेबिट्स, ठीक है। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो मेंटेन हो रहे हैं, किसी भी नाम के, किसी भी तरह के डिपॉजिट हो, क्रेडिट हो, उसमें जहां पर भी सस्पिशियस हो उन सबको रखा जाएगा। ऐसा कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जिसमें सस्पिशन हो, कोई ट्रेवलर चेक हो, किसी अकाउंट से विद इन सेम बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल एज द केस में भी, इंक्लूडिंग फ्रॉम और टू नोस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो, किसी भी अकाउंट में कहीं से भी किसी के किसी से कोई भी ट्रांसफर हो रहा हो, एनी अदर मोड, किसी भी तरह से अगर हो रहा हो। सेकंड, क्रेडिट और डेबिट इनटू और फ्रॉम एनी नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स सच एज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में तो अंदर अंदर इलेक्ट्रॉनिक चलता रहता है, तो वो भी ले लिया इसने। सिक्योरिटी अमाउंट इन एनी करेंसी मेंटेन। अगला, मनी ट्रांसफर रेमिटेंस जब हो रहा हो, वो ओन क्लाइंट का, नॉन क्लाइंट का, कहीं से कहीं तक हो रहा है, इन सब के सस्पिशियस रिकॉर्ड को वो करना है। और इन इंडिया और अब्रॉड इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन इट्स ओन अकाउंट इन करेंसी बाय एनी, कोई भी अकाउंट, चाहे पेमेंट ऑर्डर हो, कैश या चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, टेलीग्राफिक हो, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हो, लॉक बॉक्स ड्रिवन ट्रांसफर हो। और ये लॉक बॉक्स ड्रिवन ट्रांसफर समझते हो, जैसे नहीं। कि कहीं से कहीं पैसा भेजना है, तो उसने क्या करा, उसमें एक क्या लगा दिया, लॉक लगा दिया, ठीक है, कहा भैया इसको ले जाओ। अब उसके अंदर कैश है, वो इंडिया से नेपाल चला गया, नेपाल वाले के पास उसकी चाबी थी उस लॉक की दूसरी, उसने उसे खोल लिया और पैसा ले लिया। तो एक तरह से हिडन ट्रांसफर कहते हैं सर, ठीक है। और रेमिटेंस और क्रेडिट और लोडिंग टू इलेक्ट्रॉनिक, बहुत पहले पता क्या होता था, बहुत पहले ऐसा होता था, जब कैश जाता था तो कैश को यहाँ पर लॉक किया जाता था एक ब्रांच में और चल देते थे आगे की तरफ, लेकिन बीच में इसकी जो की होती थी, वो की किसके पास रहती थी, बताओ। सर दूसरे जहाँ पे जा रहा है पैसा उस बैंक के पास होती है ना। उस ब्रांच में होती थी। एक लॉक की दो की होती हैं, एक होती है कि इस ब्रांच, वो ब्रांच लॉक करके की अपने पास ही रख लेती है, रास्ते में की नहीं होती है। रास्ते में चोर आएंगे तो उस बक्से को कैसे खोलेंगे, अगर मान लिया आपके पास की होगी, आपको गन दिखाएंगे, आपकी जेब से निकाल लेंगे, तो उसका की नहीं देते थे। अब आजकल तो बहुत लिबरल हो गया, लोग कंधे में रख के ही पैसा ले जा रहे हैं आजकल तो।
परचेज एंड नेगोशिएशन ऑफ बिल्स, इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि किस नेचर का हो, किस नेचर का हो, सस्पिशियस ई के हैं सारे, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक, नोस्ट्रो, वॉस्ट्रो, फॉरेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेलसी, कुछ भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपको सस्पिशियस लगे तो वो आ सकता है। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सेल कंटेन द फॉलोइंग, क्या क्या हो सकती है, नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, डेट क्या है, पार्टी क्या है। प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन, कि आपको इंफॉर्मेशन मेंटेन करने का क्या प्रोसीजर, कैसे रखने पर, उसने कहा इन हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी, इन अकॉर्डेंस द प्रोसीजर एंड मैनर, जैसा कि आरबीआई ने सेबी ने बताया हुआ। Banking companies shall have to evolve a mechanism for maintaining such information in such form at such interval as may be specified by the RBI or SEBI. It is the duty of banking company to observe the procedure and manner of maintaining the information as specified by the RBI or SEBI. Procedure for furnishing information, कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, ऊपर तो बोला मेंटेन करना, नीचे बोलता है फर्निश कैसे करेंगे, मांगी जाएगी तो कैसे, तो सेल्फ फर्निश द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एवरी मंथ टू द डायरेक्टर बाय द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग, मींस अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एवरी 7th डे को, एवरी मंथ के 7th डे को, अगर वो रूल, वो जो इंफॉर्मेशन है फोर्स्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट्स की है, बैंक नोट की है, फोर्जरी की है, सिक्योरिटी की है, ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस हैं, वेदर और नॉट मीन कैश शैल बी प्रॉम्प्टली फर्निश्ड इन राइटिंग। अब यहाँ पे बी वाले में बोला हुआ है कि ये जो है, जो इस तरह के सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो प्रॉम्प्टली फर्निश करनी पड़ेगी बाय वे ऑफ फैक्स इलेक्ट्रॉनिक मेल टू द डायरेक्टर नॉट लेटर देन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस। अच्छा, इस अगर जिसने पढ़ाई कर रखी है, पहले कुछ पढ़ा हुआ है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन लग रहा है आपको? जी सर, इसमें ये नीचे 7 डेज है सर, उसमें 15 डेज है सर, जो ट्रांजैक्शन है ना 10 लाख तक की सर, वो अगले मंथ के जो 15 डेज तक की देने होते हैं। ऐसा और कुछ पॉइंट डालो। Suspicious transaction 7 days है सर। 7 डेज ओनली। Suspicious transaction 7 day। और 3 क्यों लिखा हुआ है? ये 3 में ही दिक्कत है सर, ये 3 गलत है मेरे को लग रहा है। 3 में ही तो मैं रोक दिया ना। करेंसी सर है, फॉर्जड काउंटरफिट करेंसी के लिए 3 डेज। हाँ, ये करेंसी को इसने इन्वॉल्व किया है यहाँ पर। यस, काउंटरफिट नोट जो है, करेंसी की बात आ रही है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको एक टूर पे चलते हैं जरा, हम लोग इसको थोड़ा और एलोबरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो डिस्कशन होता है हमारा बहुत काम आता है एग्जाम में। सर ये FIU यूनिट वाला तो नहीं ना सर? सामने देखिए, CTR के लिए तो बोल रहा है कि एवरी मंथ लेटेस्ट बाई 15, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? STR और CTR, STR पढ़ रहे हैं, और किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? PMLA। नहीं, PMLA तो ये भी है, काउंटरफिट नोट। अगर ये भी है ना सर, जैसे 5 से ऊपर अगर फोर्ज काउंटरफिट नोट निकलेगा तो इमीडिएट उसको देना पड़ेगा। एक बार में अगर 5 से ऊपर काउंटरफिट नोट निकलेगा तो ये देखो, इसमें इंफॉर्मेशन ये आ रही है। अगर ये भी क्वेश्चन है आपका है कि 5 और उससे ज्यादा के पीस निकलते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन में, तो इमीडिएटली नोडल ऑफिसर को देना है, बाय द नोडल ऑफिसर टू द लोकल पुलिस अथॉरिटीज और नोडल पुलिस स्टेशन फॉर बाय फाइलिंग FIR इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनेक्सर 4 में।
ठीक है, ये आपके प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके भी सर कुछ अमाउंट भी है, इतने अमाउंट से ऊपर भी हो तो ये भी है, लेकिन वो ध्यान कुछ नहीं है कितने आइडिया, अमाउंट। पता है आपको? 2000 शायद ऐसे कुछ है, उसके ऊपर अगर निकलेगा तो भी है, और 5 से ऊपर है। मतलब कहने का मतलब 10 के 5 नोट नकली निकलते हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, 5 निकलेगा तो बात है। हम्म, अगर अच्छा 2000 का नोट 2 में 2000 से का भी हो एक ही जाएगा नोट आता है तो आ जाएगा, वही वाली बात। कुछ अमाउंट भी था, पढ़ा था कभी, वो ध्यान नहीं आ रहा कितना अमाउंट। लेकिन सर यहाँ तो पीस दे रहा है 5 और मोर, अगर ऐसा कुछ होता तो। देखो, एक कभी मैं क्लास लेता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ कि काउंटरफीट जो नोट होता है ना, उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है। क्या क्या है वर्ड? सस्पेक्ट। हाँ, क्यों किया जाता है सर? कई बार नोट आपको नकली लग रहा है, लेकिन आरबीआई कहता है कि नहीं, ये जिस दिन नोट छपा था उस दिन कागज खराब हो गया था, इंक खराब हो गया था, सिक्योरिटी थ्रेड नहीं लिखा था, लेकिन ये कैसा है? असली है। कई बार इसलिए इसीलिए सस्पेक्ट काउंटरफीट नोट्स बोला जाता है उसको। मतलब उसमें आप बिल्कुल श्योर से होते हैं, ठीक है, और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करा के ये देखती है कि हाँ वास्तव में है या नहीं है। और कई बार क्या होता था, वो काउंटरफीट नोट होता नहीं है। यहाँ पर कहता है फोर्ज नोट हैव बीन डिटेक्टेड by the 15th day of succeeding month by uploading the information of FinNet portal, National Crime Record Bureau। बहुत कंक्रीट सा मिल नहीं पा रहा है भाई इसमें, ठीक है, तो इधर वापस चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, एक चीज और बोली, देखो, द प्रिंसिपल officer of the banking company shall furnish the information in respect of the transaction every month to the director by the 7th day of the succeeding month if, क्या बोला हुआ, if the transactions relate to, तो 7th डे वाली कंडीशन किसके लिए रखी है इसने? नोट्स के लिए रखी है, फोर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट और बैंक नोट और फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल, इस मामले में। और जो ऊपर वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सी वाली है? वो किसी भी तरह डिपॉजिट होने पर है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये देखो, आ रही ये है बोल सर, रहा आवाज तो आ रही है। इफ द ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू दिस, तो जो वो 15 दिन वाला मामला है वो कितने दिन हो जाता है? 7th पे हो जाता है, ठीक है। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वाला, whether or not made in cash, shall be promptly furnished in writing by way of fax electronic to the director not later than 3 days from the date of occurrence of such transaction। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जा रहा ना, इससे तो मैं एग्री हो गया कि अगर कैश वैश का मामला है तो 7th डे में है, कैश वाला मामला है वो 7th डे में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन मिल रहा है, क्योंकि एसटीआर की क्या है? 7 डे है, 3 डे? एसटीआर की तो सर 7 डे है। 7 डे है ना। अब इसमें सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के लिए ही 3 डे। अब यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ गई, इसको देखिएगा कहीं से काउंटरफिट करेंसी क्लियर के लिए कट दिया है क्या? है। ऊपर दिया है ना काउंटरफिट करेंसी। नहीं, तो वो तो ए पॉइंट में बात खत्म कर दी उसने। दूसरी बी जो पॉइंट बोला हुआ है उसमें बोल दिया है वेदर और नॉट मेड इन कैश। बट मेल करना बोल रहे हैं ना सर? नहीं, वो तो कहता है बाय वे ऑफ फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। वो कहेगा भैया रिपोर्ट तो आती रहेगी, लेकिन फैक्स और ईमेल आपका कब पहुंच जाए? विद इन 3 डेज। ये हो सकती है बात जो आप बोल रहे हो, ठीक ये है, सही है सर, ये हो सकता यही है, हो सही रहा कह है। रहे हैं। क्योंकि 7 डे में तो उसकी रिटर्न्स का जो सिस्टम है
वो रिटर्न किस में जाती है, कैसे जाती है, आप लोग बताओ तो। FIUD को, ये IND को रिपोर्ट कैसे जाती है, HO के थ्रू, किसके, हेड ऑफिस के थ्रू जाएगी। घूमते हेड ऑफिस कैसे भेजता है, किसी को पता है? हमारे इसमें- पास लेगा, ब्रांच से सर्कल, सर्कल से वहां वैसे। नहीं, तो किसी को पता है कैसे जाती है? सर मेल ही करते हैं। हाँ, नहीं, आप तो मेल करते हैं, बैंक कैसे भेजता है? वो तो नहीं पता। वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट। अब जो क्लाइंट है उसकी आइडेंटिटी के लिए वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो उसने बोला कि द रूल मैंडेट दैट एवरी बैंकिंग कंपनी सेल एट द टाइम ऑफ ओपनिंग और अकाउंट executing any transaction with it verify and maintain the record of identity and current addresses including permanent address। तो ये सब चीज देखिए, the nature of business हो गया, financial status। if it is not possible to verify identity at the time of opening of account, तो banking company shall verify the identity client within the reasonable time after the account has been opened। मीन्स बाद में भी आप कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी टेकन, क्या क्या चीजें, ये चीजें आपको पता है, इसको मैं यहाँ पर नहीं कवर करना चाहूंगा। इंडिविजुअल के लिए क्या चाहिए, OBD चाहिए, पैन वैन का चाहिए, कंपनी का है, पार्टनरशिप का है, ट्रस्ट का है, ठीक है। अगला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट। तो उसने बोला द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट शैल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ, ये वही बात है, ठीक। और मनी लॉन्ड्रिंग में जो रिकॉर्ड की बात है, इसमें जो येलो कलर से ऐड किया हुआ, इसमें क्या बोला हुआ उसने, एक बोला हुआ कंसीलमेंट भी है, एक्विजिशन भी है, पोजीशन भी है, यूज भी है, ये सब काम उन्होंने किया है। मतलब केवल डीलिंग करना नहीं है, इनमें ये सब चीजें भी कंट्रोल की हुई है, ठीक है। चलो इसका एक्सरसाइज कर लेना, अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक। चलो अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अब, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है, हमें अगली क्लास में मॉड्यूल C भी शुरू करना है। चलो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000। IT एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, उसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर। और IT एक्ट में से मेरे हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। IT एक्ट में से जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, 2000 का है। और कोई बताएगा RTI एक्ट कब का है? 2005। इसको कोई भी मिस मत करिएगा, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आए हैं। Therefore, the act facilitate the amendment of IPC, Indian Evidence Act, Bankers Books of Evidence Act, RBI Act for matters connected therewith or incidental there, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ मामलों में इस IT एक्ट के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो वहां पर हेल्प करते हैं। एंड द साइबर लॉ has a major impact on e-business and new economy of in India, so it is important to understand, ठीक है। डेफिनेशन में हाँ, यहाँ पे देखना जरा, इस पॉइंट को देखना। IT एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सेस क्या होती है, एड्रेसी क्या होता है, एजुकेटिंग ऑफिसर क्या होता है, एफेक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। मीन्स आपके मन से नहीं बात चलेगी, एक्ट क्या कहता है, एक्ट किस बात को एक्सेस कहता है। उसने बोला कि जैसे मान लिया आपका कंप्यूटर है, कोई आया और आपके कंप्यूटर को हाथ लगाया और चला गया, तो क्या उसने आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया? नहीं सर। नहीं। तो जो इसका एक्सेस का यहाँ मतलब है, उसने एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद, एंट्री तो बोला, लेकिन कहाँ पे, किस चीज में एंट्री, उसकी लॉजिकल, अरिथमेटिकल, मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेस, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स टच करने से कुछ नहीं हुआ, इनके इन चीजों में अगर वो एंट्री कर गया तो उसको हम एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। चाहे उसने सिर्फ अंदर खोल के फाइल देख ली, वो भी एक्सेस हो गया,
ठीक है। एड्रेसी मीन्स हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव, मीन्स इसको बोल देंगे रिसीवर, ईमेल या कम्युनिकेशन रिसीवर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है जो भी इसके सेक्शन 46 में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो। एफिक्सिंग 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर, मैं आपको इसको समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नेंस, गवर्नमेंट क्या होती है, मींस इसके कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 में जो भी गवर्नमेंट बोला हुआ है उसको गवर्नमेंट, और या स्टेट लॉ में कोई गवर्नमेंट बोला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के कानून में, तो वो गवर्नमेंट बोली जाएगी, ठीक है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। अगर आपको याद हो जब आप लोग बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो सिमेट्रिक क्रिप्टो है या एसिमेट्रिक क्रिप्टो है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। नहीं पता है सर। तो सिमेट्रिक ऐसे बोल दिया करो। वो है सिमेट्रिक, मींस अगर आपको कोडिंग पता लग जाती है तो आपको कोई भी कोड दे दिया जाए आप तुरंत तोड़ के बता दोगे ये है, ठीक है। एसिमेट्रिक का मतलब है जिसमें एक रिदम नहीं होती है, कोई रूल नहीं लगता है, इसमें कोई भी रूल नहीं लगता है, क्योंकि रूल लगेगा तो आप कैसे ना कैसे पकड़ लोगे। इसमें उसको कोड करने के लिए कोई भी रूल नहीं लगता है, ठीक है। एसिमेट्रिक माने सिमिलर टाइप का जो नहीं हो, जो सिमिलर टाइप का नहीं हो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है। अब इसको पहचानते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। तो जो मैं कहता था 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, वो आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। किससे आता है? डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। और डिजिटल सिग्नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे सिग्नेचर हैं उनको स्कैन करके क्या करते हैं हम उसको डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए क्या करते हैं, जरा बताओ तो जल्दी से। सब प्राइवेट की और पब्लिक की होगी। नहीं, हम लोग अपने सिग्नेचर को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, फिर सर एक टोकन सा देते हैं वो लोग ना, टोकन से होता है ना कुछ। चलो पहली बात तो हम लोग कहीं कोई सिग्नेचर ना करते हैं, ना स्कैन करते हैं, ना फोटो खींचते हैं, ना कुछ करते हैं। हम लोग एक फाइल उस कम्युनिकेशन के साथ अटैच कर देते हैं। उस कम्युनिकेशन के साथ एक फाइल अटैच होती है जो कि कैसी होती है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो की गई होती है, मीन्स उसको कोडिंग कराया जाता है। और वो कोडिंग इस तरह से किया जाता है ऑफ ए सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग प्राइवेट की और पब्लिक की, ठीक है। प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। क्या बोलेंगे? पर्सनल की, पब्लिक की, प्राइवेट की, लिमिटेड की। क्या आंसर दोगे? प्राइवेट की। प्राइवेट की। प्राइवेट की। और जो उसको वेरीफाई करता है रिसीविंग एंड पे कि भाई ये डिजिटल सिग्नेचर है किसके, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक की। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन ऑलमोस्ट रखा हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं डिजिटल सिग्नेचर कैसा होता है। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर आपकी इंफॉर्मेशन को एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से कोड करके रखा होता है। तो 2009 में मैंने खुद के डिजिटल सिग्नेचर लिए थे ये देखने के लिए कि क्या होता है। तो उसमें होता कुछ नहीं है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को हम खोलते हैं और जब फाइल्स को खोलते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीजें निकलती है उसमें। और ये जो कोडिंग फोडिंग दिख रही है ना आपको, ये जो नीचे दिख रहा है ना थंब प्रिंट दिख रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट की, आइडेंटिफायर, ये सब कुछ दिख रहा है। और वैलिड टू 4 जुलाई, ठीक।
ये जो सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बड़ा अजीब अजीब सा, ये आपके डिजिटल सिग्नेचर का फॉर्म होता है। और ये जो है डिजिटल सिग्नेचर जो है आपका, ये आपकी फाइल के साथ अटैच होके जाता है। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर को देखो नीचे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, हल्का फुल्का दिख रहा होगा आपको, शायद दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है 7-1 AB कुछ समथिंग समथिंग, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये कोई समझ नहीं सकता है कह क्या रहा है, कोई भी समझ नहीं सकता है कह क्या रहा है। ठीक है, तो जब कोई समझ नहीं सकता, जब कोई समझ नहीं सकता तो वो पता नहीं लग पाया क्या है। लेकिन कौन समझ सकता है इसको, ये बताना है अपने आंसर। जो डिकोड कर सकता है। जिसके पास पब्लिक की होती है। और पब्लिक की किसके पास होता है? किसी चाय वाले के पास होगी, किसी शहर के बहुत बड़े दुकानदार के पास होगी। जहाँ फाइल भेज रहे हैं हम उसके पास होगी। मान लिया आपकी फाइल मेरे पास आ जाए, तब मेरे पास होगी आपकी पब्लिक की? नहीं। नहीं। ये पब्लिक की सरकार सबको नहीं बांटती, ये बहुत ही ऊंचे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके पास, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, RBI से GST डिपार्टमेंट, वो लोग ही क्या कर सकते हैं, हमारी प्राइवेट की को क्या कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की। पब्लिक की। और हमारे साथ जो लग के जाती है वो क्या होती है? प्राइवेट की। प्राइवेट की। तो जब हमको तो प्राइवेट की मिली, वो तो हमारी पहचान बता रही है। जो हमको प्राइवेट की मिली है वो हमारी पहचान बता रही है। ठीक है, जो हमको मिली है वो हमारी पहचान बता रही है, और सामने वाला हमारी पहचान को पहचान रहा है। सर ये थोड़ा जो सा क्लियर हुआ? स्पेसिमेन सिग्नेचर होता है, ये प्राइवेट की बोल सकते हैं क्या? कौन सा? सर SS नंबर कह रही है मैडम ना, जो हम ड्राफ्ट पे करते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो सबको दिख रहा है, इसको तो जो भी देखेगा वो पहचान लेगा, फिर इसको सिर्फ कंप्यूटर पहचानता है। IIBF वाला सर्टिफिकेट देता है, IIBF हाँ डिजिटल सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट देता है आज। हाँ, IIB उसके नीचे अटैच होता है, डिजिटल हाँ। सिग्नेचर सर्टिफिकेट अटैच बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अटैचमेंट होता है उसमें सिर्फ लिखा होता है डिजिटली साइंड। क्या लिखा होता है? डिजिटली साइंड। तो उसको कौन वेरीफाई कर सकता है? क्या आप वेरीफाई कर सकते हो ये सच है या गलत है? तो वो तो सर्टिफिकेट जिसका आता है वही वेरीफाई करवाता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ दिया रहता है वेरीफाई करने के लिए, ऑटोमेटिक फिर ग्रीन ने वो निशान हो जाता है उसमें। नहीं, करता कौन है उसको वेरीफाई? उसको वेरीफाई कौन करता है? IIBF ही एक लिंक देता है ना उसका, भाई इससे वेरीफाई इससे करो। वो अगर वो सर्टिफिकेट आप इनक्लोज करोगे तो वो क्या करेगा? वेरीफाई कर देगा। ठीक है, क्यों? उसके पास उसको डिकोड करने का की होता है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन की जो बार बार बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं आपसे, क्या आएगा क्वेश्चन कि प्राइवेट की, पब्लिक की और डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या जरूरी है? प्राइवेट की, पब्लिक की जरूरी है। ठीक है, और अगर हम वैसे थोड़ा सा और देखना चाहें तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक सर्टिफिकेट है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। इसमें नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? डिजिटली साइंड बाय सो एंड सो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और लिखा हुआ है यह डिजिटली साइंड है, इसको आवेदन पत्र संख्या का उपयोग कर इससे सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो कहता है। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो बोला सिग्नेचर वैलिडिटी नो डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन मॉडिफाइड सिंस द सिग्नेचर वाज अप्लाइड। क्या लिखा हुआ है बताओ?
ये लाइन को समझिए। अगर सिग्नेचर ये हो टेम्पर होती, अगर ये टेम्पर किया हुआ होता तो इसको ये लाइन जो है लिखी हुई नहीं आती। तो अगर मैं किसी को इसको मेल करता हूं तो उसको मैं ऐसे, वो ऐसे क्लिक करेगा, तो क्लिक करके अगर उसके पास ये स्क्रीन आती है, क्या स्क्रीन आ रही है आपके पास स्क्रीन कोई? ये this document has not been modified since the signature was applied. The signature ID is unknown because it has expired or yet not. तो इसने बोला जिसने सिग्नेचर किया वो तो एक्सपायर हो गए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जैसा सामने दिख रहा है, ये जब जनरेट हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर उसके लिए और स्पेशल इंफॉर्मेशन दी हुई है वैलिडेट सिग्नेचर के लिए। अब ये जो वैलिडेट सिग्नेचर है, अगर आप इसको वैलिडेट करेंगे तो आप तब कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगी? पब्लिक की होगी। ठीक है, अब यहां पर दिखाता है कि इसको किसने वैलिडेट किया है, आप देखना चाह रहे हैं तो किसने किया हुआ है? ये नरेश चंद दुर्गापाल, SDM रेवेन्यू डिपार्टमेंट उत्तराखंड, इश्यूड बाय ई मुद्रा सब, ये सो एंड सो करके। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने प्रैक्टिकल वायबिलिटी दिखाई है इसकी, तो इससे आपको थोड़ा सा फैमिलियरिटी आनी चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। चलो, हाँ, अब इसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है, ये ध्यान से सुनना एक एक बात को। Who has been granted a license to issue digital signature। तो अभी जब हम देख रहे थे उस वाले मामले में वो सिग्नेचर किसने इशू किए थे, ये हम देख पाए थे, इश्यूड बाई ई मुद्रा सब CA फॉर क्लास 2 इंडिविजुअल ई मुद्रा कंज्यूमर सर्विस लिमिटेड। तो किसने इशू किया है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जिसने इशू किया होता, जिसने इशू किया होता उसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 24 में certification practice statement means a statement issued by certifying authority to specify the practices and certified authority employ in signature। उसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की हैं उसका स्टेटमेंट होता है। कंप्यूटर का मतलब समझो डेफिनेशन के हिसाब से, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिकल, अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, मीन्स कैलकुलेटर को भी यहां शामिल कर लिया, सिस्टम विच परफॉर्म लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड मेमोरी फंक्शंस बाय मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल इंपल्सेस एंड इंक्लूड ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज। ये सब कुछ डेफिनेशन में आता है। IT एक्ट के अंतर्गत कंप्यूटर क्या है। अब कोई मान लिया अपना ये ले जाए, मोबाइल फोन ले जाए, ठीक है, मोबाइल फोन ले जाए, उसमें कह दे कि मेरे इसमें से डेटा चोरी हो गया, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपका ये तो मोबाइल है, उसको भी कंप्यूटर की डेफिनेशन में माना जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी तरह से, चाहे सैटेलाइट से, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन से, किसी भी तरह से अगर आपका इंटर कनेक्शन होता है वन और मोर कंप्यूटर का, किसी भी टर्मिनल का, कॉम्प्लेक्स, किसी भी तरह से। कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम। अब देखो, उधर तो कंप्यूटर बोला, इधर क्या बोला? कंप्यूटर सिस्टम। तो उसने बोला अ डिवाइस, अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट सपोर्ट डिवाइस, एक्सक्लूडिंग। अब कैलकुलेटर को यहां से इसने थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, कौन सा कैलकुलेटर एक्सक्लूड किया? विच आर नॉट प्रोग्रामेबल, मीन्स साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है वो एक तरह से क्या है, प्रोग्रामेबल भी माना जाता है। ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड कंजक्शन विद द एक्सटर्नल फाइल्स, जिसमें बाहर की फाइलें कनेक्ट की जा सकें, विच कंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन, इनपुट डेटा परफॉर्म, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो ऐसा सिस्टम जो डिवाइस हो या कलेक्शन ऑफ डिवाइस हो। तो डिवाइस, मोबाइल भी क्या है आपकी, किस डेफिनेशन में आएगा, बोलो? कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे कंट्रोलर मींस
कंट्रोलर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जैसे हमने उसमें देखा किसी सीए ने इशू किया हुआ था, उनको कंट्रोल करने वाली। साइबर एपिलेट अथॉरिटी का मतलब है, इसको हम कैड भी बोलते हैं, कि साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल, जो सेक्शन 48 मींस अगर आपने कोई केस किया हुआ है और उसमें आपकी नहीं सुनी जाती तो साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाए। डेटा का मींस किसी भी फॉर्म में, क्या इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कंसेप्ट, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग प्रिपेयर्ड, हैव बीन प्रिपेयर्ड, फॉर्मलाइज मैनर, इंटेंडेड प्रोसेस्ड, इज बीइंग प्रोसेस, सब कुछ, ठीक है। इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रिंट आउट को भी डेटा माना गया है। मैं एग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब आएगा ना आपका, पंच कार्ड भी इन्होंने, पंच टेप, ये भी इन्होंने क्या माने हुए, डेटा। तो इसका ध्यान रखना, ये अक्सर क्वेश्चन गलत होता है आप लोगों का। डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो सेक्शन 35 में बोला हुआ। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीन्स ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इन इलेक्ट्रॉनिक, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई गैजेट पब्लिश हुआ तो उसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डेटा, रिकॉर्ड ऑफ डेटा, जनरेटेड इमेज, साउंड, सब कुछ इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक। फंक्शन का मतलब इन रिलेशन टू कंप्यूटर इंक्लूड, कंप्यूटर फंक्शन बोलते हैं ना, कंट्रोल, अर्थमेटिक, डिलीशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये सब आएगा। इंफॉर्मेशन इंक्लूड डेटा, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वॉइस, कोड, सब कुछ डेटा में आएगा। इंटरमीडियरी जो उसको बीच में यूज करती है, मींस एनी पर्सन हु और बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव, कि आपने यहां से भेजा, बीच में जो भी आ गया वो इंटरमीडियरी है। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, की पेयर हमने बता ही दिया, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में प्राइवेट की इट्स मैथमेटिकल रिलेटेड टू पब्लिक। अब जब प्राइवेट की को हम वहां ले आते हैं तो उसकी जो मैथमेटिकल कुछ वैल्यूज निकलती है वो पब्लिक की उसे पहचान लेती है, ठीक है। लॉ इंक्लूड जो भी पार्लियामेंट है, स्टेट के कोई भी लॉ होते हैं उनको लॉ बोला हुआ है, ठीक है। लाइसेंस मींस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो लाइसेंस मिला हुआ। ऑरिजिनेटर मींस जो भेजता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है। प्रेस्क्राइब का मतलब मींस प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स के अकॉर्डिंग। प्राइवेट की बता दिया, पब्लिक की बता दिया। सिक्योर सिस्टम, उसने कहा रीजनेबली जो सिक्योर होता है, जिसमें अनऑथराइज एक्सेस या मिसयूज नहीं किया जा सके। प्रोवाइड ए रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, रीजनेबली सुटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शन। एडहेयर टू द जनरल, ठीक है। चलो वेरीफाई हमने बता दिया था कि पब्लिक की की मदद से प्राइवेट की को वेरीफाई करना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होती है, ई गवर्नेंस इसको हम बोलते हैं। तो गवर्नेंस का मतलब होता है काम करने का बहुत अच्छा सुशासन तरीका, अच्छा, ठीक है। सच रिक्वायरमेंट shall be deemed to have been satisfied such information or matter is rendered or made available in the electronic form। तो उसने पहले तो बोला हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का कि जो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल सब्सिक्वेंट डिफरेंस द सेट चैप्टर ऑल्सो। तो वो ऐसी होनी चाहिए इसको लोग आगे यूज कर पाए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी बता ही दिया कौन होती है, जो क्या करती है, डिजिटल सिग्नेचर को। उसने कहा अथॉरिटीज एज ऑल्सो स्पेसिफाइंग द वेरियस फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसके पास होता है, जो देती है। एक तो है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इस रूल में, इस चैप्टर में उनको कंट्रोल करने के रूल भी है, रेगुलेशन करने के रूल। सर्टिफिकेट मैंने बता दिया। पेनल्टी में क्या बोला हुआ इसमें, ये नया कुछ चेंज किया हुआ है। उसने कहा विदाउट परमिशन अगर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कुछ भी करते हैं, एक्सेस करते हैं, सिक्योर एक्सेस करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कॉपी कुछ भी करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें कोई कंटेनमेंट या वायरस अंदर उसमें डाल देते हैं सिस्टम पे, डैमेज कर देते हैं, डिसरप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, मतलब जैसे आप लॉग इन कर रहे हो होने नहीं दे रहा। प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंट टू एनी पर्सन फैसिलिटेड टू एक्सेस द कंप्यूटर, किसी और को मदद कर देते हैं। चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड बाय ए पर्सन टू द अकाउंट अनदर, मींस दूसरे को टेम्परिंग करने के लिए कुछ चार्ज करके उसको मैनिपुलेट करने का कुछ चार्ज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, स्टील करते हैं,
स्टील कंसील, डिस्ट्रॉय, अल्टर, किसी भी तरह का अगर आप डेटा में खेल करते हैं तो उन सब की बातों को उसने क्या बोला, उसने क्या हेडिंग था इसका, पेनल्टीज। अगर ये सब करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। अब क्या बोला इसने यहाँ पे, द पेनल्टी फॉर डैमेज कंप्यूटर सिस्टम हैज बीन फिक्स्ड एज डैमेज बाय वे ऑफ कंपेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ टू अफेक्टेड। मैक्सिमम पेनल्टी 1 करोड़ की है, ठीक है। The Act talks appointment of any officer not below the rank of Director, Government of India, equivalent officer shall be educated with any person has made contravention any। तो इसने बोला हुआ किसी को भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको एक डायरेक्टर रैंक का कोई भी ऑफिसर उसको अपॉइंट कर सकती है इस मामले की शिकायत सुनने के लिए, दे अंडर द सेड एजुकेटिंग ऑफिसर हैज बीन गिवन द, और उसको कौन सी पावर होती है, सिविल कोड को 1908 वाली को। आपके एग्जाम में सेबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था या इडाई से रिलेटेड? सर इंश्योरेंस का आया था ना, क्या लिमिट पूछ रहा था, कंपनी का कितना लिमिट होना चाहिए मिनिमम। क्या पूछ रहा था? कोई इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे तो उसका मिनिमम कैपिटल। नहीं वो चीज नहीं, इडाई का और सेबी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था ऐसा कोई। नहीं था, कोई बात नहीं। सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या है, तो इसमें बोला प्रेस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोसीजर हैविंग रिगार्ड टू द कॉमर्शियल सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ द गुड। तो उसमें क्या हुआ, किस तरह के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करेगी, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ द पार्टीज विद रेफरेंस टू देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन पार्टी के लेवल में, द वॉल्यूम ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन एंगेज बाय अदर पार्टीज, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि इस एक्ट में जो भी वो होंगे उनके सिक्योरिटी प्रोसीजर उन्हें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अपील है CRAT, साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां आप अपील करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी पुलिस वाला आए और आपको कहे जरा अपनी हार्ड डिस्क दिखाओ, तुम्हारे वहाँ डेटा क्या हो रहा है, तो उसमें बोला हुआ है कि इसमें DSP को पावर दी गई है, ठीक है। लेकिन DSP क्या कर सकता है, वो किसी और को ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। इंक्लूड द टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ हैकिंग। इसी इन सब चीजों को वो करने के लिए किसको पावर दी गई है, DSP को। ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साइबर रेगुलेशन अपीलेट एडवाइजरी कमिटी which shall advise the government regard with the rule of any other imposed or for other purpose connected with it। तो ये ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन कोई करने आएगा तो DSP या DSP द्वारा कौन ऑथराइज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कस्टमर ने SI को शिकायत करी, चौकी में शिकायत करी और उसने कहा साहब इन्होंने अपने कंप्यूटर में मेरी जो है फाइलों को स्कैन करके चोर लिया है या कुछ कर लिया है, तो वो आके चेक करे, तो उसको ऑथराइज नहीं है जब तक कि DSP ऑर्डर ना करे कि भैया ये उस चौकी के इस सब इंस्पेक्टर को वो करना। अब इस मामले में आप ऐसा नहीं करना, कभी कोई पुलिस वाला आए और आपसे पूछे तो थोड़ा सा इस तरह से हैंडल करना कि वो नाराज भी ना हो, ठीक है।